हैं यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकावट, यानी कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम जगह जगह पर विराम लेते हैं, रुकते हैं, कहीं बहुत थोड़ी कम समय के लिए, कहीं थोड़े कम समय के लिए, कहीं थोड़े अधिक समय के लिए। उस रुकावट को बोलते वक्त तो हम, उस विराम को बोलते वक्त तो हम बोल लेते हैं और उस विराम की वजह से हमारी बात स्पष्ट हो पाती है, क्लियर हो जाती है और सामने वाले को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। लेकिन जब हम लिख रहे हों तो वहां कैसे पता चले पाठक को कि जो हमने लिखा है वहां कहां उसको रुक के पढ़ के बात समझनी है और कहां नहीं, और कहां कितने समय के लिए रुक करके उस बात को समझनी है। उस विराम को, उस रुकावट को इंडिकेट करने के लिए हम रिटन इंग्लिश में कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ मार्क्स का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। कई बार बहुत सारी बातें बोलते वक्त हमारे चेहरे पर एक भाव आता है, साथ में हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है, हमारी शारीरिक भाषा आ जाती है। जिससे भी हम बात करते हैं वो हमारे फेस एक्सप्रेशन को देखकर, हमारे बॉडी लैंग्वेज को देख करके वो हमारे कहने के तात्पर्य को अच्छी तरह से समझ जाता है। लेकिन लिखते वक्त क्या करें? हमारा पाठक जो कुछ भी हमने लिखा है उसको हमारा जो पाठक, हमारा रीडर है, पढ़ने वाला है, वो कैसे समझे? वहां तो कोई फेस एक्सप्रेशन नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो वो कैसे समझे? अपने फेस एक्सप्रेशन, अपने बॉडी लैंग्वेज को इंडिकेट करने के लिए भी हम कुछ मार्क्स का, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी हम विराम चिन्ह ही करते हैं, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स ही करते हैं। इसीलिए अपने राइटिंग को मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना जरूरी है। और ये हम तो सीखेंगे तभी प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। जो पहला पंक्चुएशन मार्क है वो है पीरियड, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। और इसका चिन्ह ऐसे है, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह, डॉट की तरह। कहां यूज होता है ये? एट द एंड ऑफ अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव और एग्जर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। जब मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे यूज के हिसाब से 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं: अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। वो जो पहला काइंड ऑफ सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसे ही असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसे ही स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो चाहे आप उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, असर्टिव सेंटेंस कहिए, स्टेटमेंट कहिए, उस सेंटेंस के एंड में ये फुल स्टॉप आता है, यानी कि ये पीरियड यूज होता है। इससे यह पता चलता है कि यहां पर हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग। आई एम टीचिंग, यहां पर हमारे
सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हुआ, वहां ये फुल स्टॉप, ये पीरियड आ गया। यू आर लर्निंग, यहां सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यहां फिर से ये फुल स्टॉप या पीरियड आ गया। ठीक इसी तरह एट द एंड ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस भी ये पीरियड या फुल स्टॉप यूज होता है। नकारात्मक वाक्यों के अंत में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टीचिंग, यहां क्या फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यू आर नॉट लर्निंग, यहां हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसलिए यहां पर क्या आया, ये फुल स्टॉप आया, पीरियड आया। सिमिलरली इन अब्रेविएशंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं, अब्रेविएशंस में शॉर्ट फॉर्म्स में भी ये पीरियड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा बीएड, बैचलर इन एजुकेशन, बी के बाद डॉट है और यहां डी के बाद भी डॉट है। ये डॉट, ये पॉइंट, यही तो पीरियड, यहां शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ। सिमिलरली पीएचडी, यहां एच के बाद और यहां डी के बाद, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, यहां पर भी ये पीरियड यूज हुआ। एक्सेट्रा, कुछ शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, ईटीसी, ये देखिए ईटीसी के लास्ट में भी ये पीरियड आ गया। तो जब भी हम एब्रिविएशंस लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, तो उनमें भी इन पीरियड्स का यूज होता है। यह बात अलग है कि आज शॉर्टकट का जमाना कुछ इतना अधिक है कि हम पीरियड्स को भी बुला देते हैं और बिना पीरियड्स की भी शॉर्ट फॉर्म्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमबीए, ये होना तो चाहिए था MBA, ऐसा या पीरियड यूज होना चाहिए था, पर क्या करते हैं, डायरेक्टली एमबीए लिखते हैं। बीबीए ऐसे होना चाहिए था, पर डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं। बीए ऐसा होना चाहिए था, डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं। ये शॉर्टकट के जमाने में वहां पीरियड्स भी हम नहीं लिखते, बट लिखा जाता है। एब्रिविएशंस में शॉर्ट फॉर्म्स में पीरियड्स यूज होता है। अब हम आपको नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क बताते हैं। क्वेश्चन मार्क, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा नाम है वैसा ही काम है। नाम क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध कराने वाला चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन को इंडिकेट करने वाला मार्क। इसी से साबित होता है कि जिन जिन वाक्यों के माध्यम से हम कोई प्रश्न पूछते हैं, उन सब के अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसलिए यूज यानी क्या हुआ, एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। जो भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में भी ये क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू लेट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। सिमिलरली, व्हाई आर यू नॉट इन टाइम, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहां भी वही है, जैसा नाम है वैसा काम है। विस्मयादि बोधक, विस्मय का बोध कराने वाला चिन्ह। यानी कि जिस वाक्य के जरिए हम अपने विस्मय को
जाहिर करें उस वाक्य में यह चिन्ह आएगा। यानी कि जिस सेंटेंस में हमारी फीलिंग्स हो, हमारे एहसास हो, हमारे दिल और दिमाग के अंदर उत्पन्न होने वाले उद्गार, भावनाएं, चाहे वो प्यार, नफरत, गुस्सा, चीड़, जलन, आश्चर्य, दुख, कुछ भी हो, उनको व्यक्त करने के लिए, खुशी, इन सभी को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का। इसीलिए यूज क्या लिखा? एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस। जो भी अगर एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस है या सेंटेंसेस हैं, उनके एंड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। कैसा होता है इसका चिन्ह? ऐसा एक डंडा जैसा और फिर उसके नीचे एक पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल यहां क्या लिखा? हाय। इस एक्सप्रेशन को इंडिकेट करने के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। सिमिलरली, ओह गॉड, इस एक्सप्रेशन को इंडिकेट करने के लिए भी यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका अर्थ है जिस किसी भी एक्सप्रेशन से या सेंटेंस से हम लव, हैट्रेड, जेलस, सैडनेस, sorrowful, happiness, etc. सरप्राइज एक्सप्रेस करें, उन सभी एक्सप्रेशन के एंड में या सेंटेंसेस के एंड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा। कॉमा to show a separation in items of a list। किसी लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उनके बीच में सेपरेशन को दिखाने के लिए ये कॉमा यूज होता है। कॉमा का चिन्ह ऐसे, हिंदी में इसको कहते हैं अल्प विराम। अल्प मतलब छोटा, विराम मतलब रुकावट। जहां हम वाक्य को बोलते वक्त बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, मीनिंग को क्लियरिफाई करने के लिए, वहां ये चिन्ह यूज होता है। तो ऐसे हम कहां थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं? जैसे कोई हम लिस्ट दे रहे हैं, उस लिस्ट के आइटम्स के बीच में सेपरेशन को शो करने के लिए हम ये कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ, अमरजीत, ऋषु एंड विशाला फ्रेंड्स। यहां पर इन दोस्तों का, इन फ्रेंड्स का एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में शामिल है सौरभ, अमरजीत, ऋषु, विशाल। तो लगातार हम एक साथ उनके नाम बोल नहीं सकते। एक नाम बोलने के बाद थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दूसरा नाम बोलते हैं। उसी रुकावट को शो करने के लिए यहाँ पर ये कॉमा यूज होता है। तभी ये बना सौरभ, अमरजीत, ऋषु एंड विशाल आर फ्रेंड्स। तो यहां पर इस लिस्ट में इन आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज हुआ। सिमिलरली, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना एंड गवा फ्रूट्स। यहां पर फ्रूट्स का एक लिस्ट है जिसके आइटम्स हैं मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, गवा। इनको सेपरेट करने के लिए बीच बीच में कॉमा लगाया गया है, क्योंकि इनका नाम भी हम लगातार नहीं बोलते हैं। एक फ्रूट का नाम लेकर के थोड़ा विराम करते हैं, फिर दूसरे फ्रूट का नाम लेते हैं। मैं बोल के फिर से दिखा रहा हूं, आप भी बोल के ट्राई कीजिएगा। मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना एंड गवा फ्रूट्स। यहां पर कॉमा यूज हुआ। Similarly, to show a separation
इन नंबर्स लिस्ट, संख्याओं का जब लिस्ट बनाते हैं वहां भी सेपरेशन को दिखाने के लिए कॉमा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स का यहाँ पर लिस्ट है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इन सभी नंबर्स के बीच में कॉमा यूज हुआ है। Similarly, to show separation of periods in numbers, जब हम नंबर्स लिखते हैं तो वहां भी पीरियड्स को अलग करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। फर्स्ट, ये कॉमा दो सिस्टम में दो तरीके से, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में क्या है, राइट हैंड से पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते चले जाते हैं। जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में राइट हैंड की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते चले जाते हैं। ये कॉमा यहाँ पर पीरियड्स को अलग करते हैं। तो ये क्या हो गया, 20, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, lakhs, 10 lakhs। ये lakhs का पीरियड हो गया, ये thousands का पीरियड हो गया। अब इन्हीं पीरियड्स को अलग करने के लिए ये कॉमा यूज किया। कॉमा के इधर ये लैक्स का पीरियड, इस कॉमा के बीच में ये थाउजेंड्स का पीरियड। ये नंबर क्या बना, 25 lakhs, 60,000, 814। इंटरनेशनल सिस्टम में राइट हैंड से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। यहां पर कैसे काउंटिंग होती है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, millions, 10 millions, 100 millions, billions, 10 billions, 100 billions and so on। तो यहां पर ये जो हुआ 1s, 10s, 100s, यहां पर एक पीरियड खत्म, thousands, 10,000s, 100,000s, ये thousands का पीरियड हो गया। इसके बाद क्या रहा है, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, मिलियंस का पीरियड आ रहा है। तो यहाँ पर मिलियन का पीरियड इन सबसे इस कॉमे की मदद से सेपरेट हो गया। ये थाउजेंड्स का पीरियड इस कॉमे की मदद से ये मिलियंस से सेपरेट आउट हो रहा है और इस कॉमा की मदद से इससे सेपरेट हो रहा है। तो फिर ये नंबर क्या बना, 2,560,000 and 814। Similarly, to show separation of clauses in a sentence, एक सेंटेंस में सब क्लॉजेस आते हैं तो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द मूवी, देन वी हैड लंच। यहाँ 2 क्लॉज है, एक क्लॉज हो गया वी वेंट टू द मूवी, दूसरा क्लॉज हो गया देन वी हैड लंच। इन दोनों क्लॉज को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉमा यूज हुआ है। सिमिलरली कॉमा और कहाँ यूज होता है, इन लेटर राइटिंग। लेटर लिखते वक्त, पत्र लिखते वक्त, आफ्टर सैल्यूटेशन एंड आफ्टर क्लोजिंग, 2 जगह पे कॉमा यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा लेटर तो नहीं लिखा मैं, बहुत ही सिंपल और वेरी वेरी शॉर्ट में लिखकर आपको बताने के लिए कोशिश किया है। क्या लिखा मैंने, डियर सागर, I am eagerly waiting for your positive response. Please reply me soon. Yours truly, Jay। यहाँ ये हमारा सेपरेशन हुआ, डियर सागर, सागर के बाद कॉमा आया, ये हमारा क्लोजिंग बन रहा है, yours truly, यहाँ truly के बाद कॉमा यूज हो रहा है। तो लेटर राइटिंग में भी आफ्टर सैल्यूटेशन एंड आफ्टर क्लोजिंग कॉमा यूज होता है। सेमीकोलन, इसका चिन्ह ऐसा है, हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा, विराम मतलब रुकावट, यानी कि जहां किसी सेंटेंस में किसी जगह हमको कॉमे की
तुलना में थोड़ी अधिक देर के लिए रुकना हो और फुल स्टॉप की तुलना में थोड़ी कम देर के लिए रुकना हो, वैसी जगह पे सेमीकोलन यूज करते हैं। जहां सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जा रहा था, फॉर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, वो जहां पर कंप्लीट हो जा रहा है वहां पर हम फिर दूसरा सेंटेंस बोलने से पहले कुछ ज्यादा देर के लिए रुकते हैं। वहां पर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, वहां हमने पूरा विराम दिया। और जहां हमको सेंटेंस में ही कहीं कहीं बिल्कुल कम समय के लिए रुकना पड़ा, अल्प अवधि के लिए रुकना पड़ा, वहां पर आया अल्प विराम यानी कि कॉमा। और अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए यानी कि कॉमा से थोड़े अधिक ड्यूरेशन के लिए और फुल स्टॉप से कम ड्यूरेशन के लिए जहां रुकने की जरूरत पड़ती है वहीं हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। टू शो अ सेपरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और ऐसे रिकॉर्ड की जरूरत कहां पड़ती है? सब हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं जो क्लॉजेस में डिवाइड होते हैं, वैसे सेंटेंस के जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उन क्लॉजेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इस सेमीकोलन को हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, I will be there as soon as I finish working. That is a promise I will definitely keep. यहां पर I will be there as soon as I finish working, यह एक क्लॉज है जो कि टोटली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, that is a promise I will definitely keep, यह भी एक क्लॉज है और टोटली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, एक ही आई विल बी देयर एज सून एज आई फिनिश वर्किंग, दूसरा दैट इज अ प्रॉमिस आई विल डेफिनेटली कीप। बट सेंटेंस एक है, इस एक सेंटेंस के अंदर ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आए हैं उनको सेपरेट करने के लिए यहां पर ये सेमीकोलन यूज हुआ है। नेक्स्ट, कॉलन, इसका चिन्ह कैसा है? ये डबल पॉइंट, दो पॉइंट एक साथ ऊपर नीचे है ना, तो डॉट एक साथ कहां यूज होता है? वो शो डेफिनेशन और एक्सप्रेशन और एग्जांपल। किसी टर्म को डिफाइन करना है, टर्म लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिखते हैं। किसी टर्म का एक्सप्लेन आउट करना है, टर्म लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन आउट करते हैं। या फिर एग्जाम्पल लेना है किसी चीज का, एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स देते हैं। आप तो शुरू से मुझे लिखते हुए देखते आ रहे हैं, इसी फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, उसके बाद कॉलन, यहाँ भी लिखा है एग्जाम्पल कॉलन, एग्जाम्पल कॉलन, एग्जाम्पल कॉलन, यानी कि एग्जाम्पल के बाद कॉलन लगा करके ही एग्जाम्पल लिखते हैं। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया डेफिनेशन का भी, पावर एक टर्म लिया हमने, पावर, आप कॉलन डाल के इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नेक्स्ट है कॉलन का यूज होता है इन राइटिंग डायलॉग्स। जब डायलॉग्स लिखते हैं उसमें भी कॉलन यूज करते हैं। एक पर्सन का नाम कॉलन लगाकर उसके द्वारा डिलीवर किया गया डायलॉग लिखते हैं, फिर दूसरे पर्सन का नाम, फिर कॉलन डाल करके ही उसके द्वारा डिलीवर किया गया डायलॉग लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पर क्या है, यहाँ पर दो पर्सन हैं जो आपस में टॉक कर रहे हैं, सुमित एंड उत्कर्ष। सुमित का डायलॉग क्या है? सुमित का नाम लिखने के बाद कॉलन लगाया, फिर उसका डायलॉग लिखा, फिर उसके बाद उत्कर्ष का नाम लिखा, फिर कॉलन लगाया, फिर उत्कर्ष का डायलॉग लिखा। सुमित, हाय, हाउ आर यू? उत्कर्ष, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड हाउ आर यू? नेक्स्ट, इन राइटिंग रेशियोज, जब हम रेशियो लिखते हैं, अनुपात लिखते हैं मैथ्स में,
तो वहां भी कॉलन यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है रेशियो, जिसको कि इस टू भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2:5, 3:4, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 2:5, 3:4। तो रेशियो को इंडिकेट करने के लिए कॉलन यूज होता है। डैश टू राइट डेट्स, डेट तारीख लिखने के लिए डैश हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30/4/2020, 30/4/2020 आज की तारीख हो गई। इस तारीख को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर 30 के बाद डैश, फिर 04 के बाद डैश, फिर 2020, यहाँ पर डैश यूज हो गया। नेक्स्ट, in the place of comma to create a break, एक ब्रेक को क्रिएट करने के लिए, रुकावट को पैदा करने के लिए कॉमे की जगह भी डैश यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कॉल माई लॉयर अनिकेत टुमारो। यहां पर जब मैं बोल रहा हूं देखिए एक ब्रेक आ रहा है, प्लीज कॉल माई लॉयर अनिकेत टुमारो। यहां एक ब्रेक आया, उसकी जगह कॉमा न लगाकर हमने डैश लगाया। यहां भी एक ब्रेक आया, उसकी जगह कॉमा नहीं लगाकर हमने क्या लगाया, डैश लगाया। नेक्स्ट, हाइफन। डैश और हाइफन में डिफरेंस देखिए, हाइफन बहुत छोटा है और डैश थोड़ा बड़ा है। दोनों तो देखने में आपको एक जैसा ही लग रहा है, पर हाइफन छोटा और डैश थोड़ा बड़ा होता है। ये क्या यूज होता है, टू ज्वाइन 2 or more words। जब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करके कनेक्ट करके एक सिंगल वर्ड बनाते हैं, तब उन वर्ड्स के बीच में जिन वर्ड्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में ये हाइफन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट टाइम। यहां पर पार्ट एक अलग वर्ड है, टाइम एक अलग वर्ड है, बट हम लोग अब इसको कनेक्ट करके किससे करके, इसी हाइफन से, पार्ट और टाइम के बीच में हाइफन आया, तो अब ये सिंगल वर्ड बन गया पार्ट टाइम। ठीक उसी तरह वेल नोन। वेल एक अलग वर्ड है, नोन एक अलग वर्ड है, दोनों के बीच में हाइफन लगा के कनेक्ट कर दिया तो एक सिंगल वर्ड बन गया वेल नोन। नेक्स्ट, ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। जब हम अपने राइटिंग में कहीं कोई एक ऐसा वर्ड लिखते हैं और फिर लिखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं, हमारा जो रीडर है, हमारा जो पाठक है, इस को पढ़ने वाला है, उसको इस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में हम उसका एक मीनिंग डाल देते हैं या कोई एक हिंट डाल देते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ लिखते हैं तो ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं जिसके एक नहीं कई अर्थ निकलते हैं। अब फिर हमारे दिमाग में बात आती है कि हमने ये वर्ड तो इस सेंस से लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो रीडर है, पाठक है, इसको जो पढ़ने वाला है, वो कोई और अर्थ ले ले, किसी और सेंस में इसको समझ बैठे। इसलिए वहां भी उस वर्ड के बाद भी हम ब्रैकेट डालकर उस ब्रैकेट के अंदर अपना हिंट देते हैं कि भाई इसका सेंस इसी से है। कई बार हम कोई वर्ड यूज करते हैं, है ना, फिर बाद में सोचते हैं कि ये किसके लिए यूज हुआ है। हो सकता है कि इसको हमारा जो रीडर है वो नहीं समझ पाए, तो जिसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं उसको भी हम ब्रैकेट में इंडिकेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कहना चाहते हैं, कौन सा सेंस देना चाहते हैं, किस को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, वो से रिलेटेड सारे के सारे हिंट हम ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं लिख रहा था दे आर जस्ट लाइक द गॉड। फिर मैं सोचा कि इस दे का सेंस वो किससे लेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो कंफ्यूजन में डालने से अच्छा है दे मैंने किसके लिए यूज किया, उसको हम ब्रैकेट में डाल ही देते हैं।
तो हमने दे किसके लिए किया? डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स आर जस्ट लाइक द गॉड, दे आर जस्ट लाइक द गॉड। ये दे जो वर्ड हमने यूज किया है डॉक्टर्स के लिए यूज किया है, इसलिए यहाँ पर हिंट के तौर पर ब्रैकेट में हमने डॉक्टर्स लिख दिया। एपोस्ट्रोफे कॉमे की तरह होता है, लेकिन अंतर क्या, कॉमा नीचे लगता है, ये ऊपर की तरफ लगता है। किस लिए यूज होता है? टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड। जब कोई एक वर्ड हम लिखते हैं, उस वर्ड में से कोई एक लेटर हटा देते हैं या कुछ लेटर्स हटा देते हैं छोटा करके लिखने के लिए, तो शॉर्ट में लिखने के लिए, तो वो जो हम लेटर उसमें से ओमिट करते हैं या लेटर्स ओमिट करते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए हम इस एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैडम, क्या लिखा हमने? मैड, MADA, मैडम। यहाँ क्या लिखा? MAM। इट मीन्स बीच में से DA गायब। ये जो DA दो लेटर्स ऐसे ओमिट हुए, गायब हुए, उसी को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है। और देखा मैंने क्या कहा था, ये कॉमे की तरह ही है, बट कॉमा नीचे ही होता है, ऊपर होता है। कॉमा कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर। अगर कॉमा लगाया जाता है तो हम कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर नीचे, और यहाँ नहीं लगाते, कहाँ लगाएंगे इसको? ऊपर। एपोस्ट्रोफी यहाँ ऊपर लगाते हैं। सिमिलरली डू नॉट, क्या लिखा? डोंट, DONT, यहाँ क्या लिखा? DONT। यहाँ से एक लेटर ओ ओमिट हो गया, गायब हो गया ना, उसी ओमिशन को शो करने के लिए ये एपोस्ट्रोफी है। I am, यहाँ क्या होगा? am, बीच I आया, am आया, ये गायब हो गया। ये दो अलग अलग वर्ड था, यहाँ कनेक्ट होकर के लगभग एक जैसा हो गया, एक वर्ड जैसा हो गया। यहाँ था I am। तो इस ओमिशन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर क्या है? एपोस्ट्रोफी। कैन नॉट, क्या हो गया? कांट, CANNOT है, यहाँ पर क्या? CANT, बीच में से NO, दो लेटर गायब हुए, उसी को शो करने के लिए ये एपोस्ट्रोफी है। तो एपोस्ट्रोफी किस लिए यूज हो रहा है? टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड। किसी वर्ड में से एक लेटर या कुछ लेटर्स जब ओमिट करके हम शॉर्ट में लिखते हैं, उसी ओमिशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टू शो पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस को शो करने के लिए, यानी कि कोई चीज किसकी है, किससे बिलोंग करती है, उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। सिंगुलर में एक अलग ढंग से यूज होता है, प्लूरल में एक अलग ढंग से यूज होता है। क्या है? जरा आप एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ लिखा हमने बॉयज नेम, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, BOY एपोस्ट्रोफी S, बॉयज नेम। इसका अर्थ है लड़के का नाम। यहाँ पर बॉयज सिंगुलर है, एक लड़का है, उस लड़के का नाम, बॉयज नेम। यहाँ BOYS एपोस्ट्रोफी, ये एपोस्ट्रोफी इसके बाद में आया, तो ये बॉयज हो गया प्लूरल, इसके लिए एपोस्ट्रोफी आया। बॉयज नेम्स, लड़कों के नाम, यहाँ का बॉयज नेम, लड़के का नाम सिंगुलर में, यहाँ का बॉयज नेम्स, लड़कों के नाम। इस तरह से एपोस्ट्रोफी होता है पॉजिटिव केस में। नेक्स्ट क्वोटेशन मार्क है क्वोटेशन मार्क्स, जिसको कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा भी करते हैं। यह दो तरह का होता है, एक ऐसा सिंगल सिंगल, एक ऐसा डबल डबल। इसको सिंगल क्वोटेशन मार्क या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, और इसको डबल क्वोटेशन मार्क या डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं।
कहाँ यूज होता है ये? टू शो दैट स्पीच, दैट स्पीच को दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल शी सेड विल यू टेक टी, विल यू टेक टी, ये दैट स्पीच है. इसको शो करने के लिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोटेशन मार्क में डाला गया है. और क्या यूज होता है? टू गिव इंपॉर्टेंस टू अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसी एक वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देने के लिए, महत्व देने के लिए भी उसको हम लोग कोटेशन मार्क में डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल जय इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन आवर लोकेलिटी. यहां पर जय इंस्टीट्यूट को इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या किया हमने? इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया. मच मोर इंपॉर्टेंस शो करना रहता तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा लेते हैं. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क क्या है? स्लैश. कैसे? ये तीसरा डंडे की तरह, खड़ा डंडा नहीं होकर के तीसरे डंडे की तरह है. स्लैश कहाँ यूज करते हैं? टू राइट डेट्स, तारीख लिखने के लिए, दिनांक लिखने के लिए. 30/4/2020, 30/04/2020. यहां पर हमने स्लैश लगाया. स्लैश क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है डे, मंथ और ईयर को. इस सेम सेपरेशन को शो करने के लिए डैश यूज होता है. अभी थोड़ी देर पहले हमको एग्जांपल दिखाया था हमने आपको. नेक्स्ट स्लैश कहां यूज होता है? फॉर और, और मतलब या के लिए, या दिखाने के लिए, या का सेंस लाने के लिए भी हम लोग स्लैश यूज करते हैं. इसके एग्जांपल्स मैं अक्सर लिखते रहता हूं, यहां भी लिखे हुए, यहां पर लिखा है स्लैश लगा मैंने, टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स. बोल रहा हूं ना मैं, लेटर और लेटर्स, और न लिख के उसकी जगह स्लैश यूज किया. यहां भी टू गिव इंपॉर्टेंस टू अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वर्ड और ग्रुप, और न लिख करके और की जगह मैंने यहां पर स्लैश लगाया है. नेक्स्ट पंक्चुएशन का क्या है? एलिप्सिस. एलिप्सिस ये जस्ट 3 डॉट्स हैं, साइड बाय साइड 3 डॉट्स, 3 बिंदु या 3 फुल स्टॉप, ये 3 पॉइंट्स कर सकते हो. ये साइड बाय साइड पड़े हुए हैं. ये कहां यूज होते हैं? टू शो ओमिशन ऑफ वर्ड्स. कुछ वर्ड्स को जब हम ओमिट करते हैं, गैप करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको शो करने के लिए ये हम एलिप्सिस लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल आफ्टर स्कूल आई वेंट टू मार्केट एंड के बाद कुछ बोलना था ना, मैं रुक गया, बोला नहीं, ओमिट कर दिया. कुछ यहाँ लिखना था, मैं लिखा नहीं, उसको ओमिट कर दिया, गैप कर दिया, छोड़ दिया. वो जो ओमिट कर दिया मैंने, गैप कर दिया, छोड़ दिया, उसी के लिए एलिप्सिस डाला. यानी कि जो हमारा रीडर है, जो हमारा पाठक इसको पढ़ने वाला है, वो समझ जाए कि इसके बाद मैंने कुछ छोड़ दिया है, ओमिट कर दिया है, कुछ और वर्ड्स उसमें आने थे मेरी बात को कंप्लीट करने के लिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो ओमिट हो गया. ये एलिप्सिस यही शो करता है. आफ्टर स्कूल आई वेंट टू मार्केट एंड. तो यहां हमने आज आपको पढ़ाया यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. लगभग सारे पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं. अगर इक्के दुक्के कुछ छूट गए होंगे तो आप अपने उसको ग्रामर की किताब से रिफर कर लेंगे. अभी एट प्रेजेंट मेरे दिमाग में जितने पंक्चुएशन मार्क्स आए उतने मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, और मैं समझता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहां से हम लोग सेंटेंस मेकिंग शुरू करेंगे. पहले हम नॉन टेंस सेंटेंसेस मेक करेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस पर जाएंगे.
Thank you.